उस वक्त शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की प्रदेश की सभा बुलाई और उस सभा के अंदर में उस वक्त अपने प्रदेश के अध्यक्ष थे दशरथ पाटिल। दशरथ पाटिल अध्यक्ष के थे और समता सैनिक दल के चीफ यानी कमांडर कर्मवीर बाबू हरदास जावड़े थे। सभा के अंदर में सभी चर्चा होने के बाद, कुछ प्रस्ताव पास होने के बाद लास्ट में आवड़े बाबू ने यह प्रस्ताव रखा कि दशरथ पाटिल ये जो है, इन्होंने अपने तरीके से इस संगठन को आगे बढ़ाने के लिए पूरा प्रयत्न किया है और ये उनका जो कार्य है ये अविस्मरणीय है, उसको याद रखा जाएगा। लेकिन अभी वो बूढ़े हुए हैं और इसीलिए ये जो अध्यक्ष का स्थान है ये नए लोगों को जो पढ़े लिखे हुए हैं, बैरिस्टर है, ऐसे राजा बाबू कुबरा को दिया जाए, ये प्रस्ताव उन्होंने रखे और ये प्रस्ताव एक वर्ष से पास हुए और 1953 में पहली बार बैरिस्टर खोबरागड़े शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के अध्यक्ष हुए। ये और उसके बाद भी 1954 में भंडारा के उपचुनाव हुआ जहाँ बाबा साहब अम्बेडकर उस चुनाव में उम्मीदवार थे। बैरिस्टर राजा बाबू खोबरागड़े के नेतृत्व में कर्मवीर हरदास जी आवड़े, नाहा कुमारे, सकाराम मेश्राम, यहाँ के जो कार्यकर्ता थे वे सभी कार्यकर्ता अपने आप को वहाँ चुनाव के अंदर में पूरी तरह ताकत के साथ में वहाँ प्रचार करते रहे। बहुत से नागपुर शहर से गए थे, आकांत माटे गए थे, लीलाधर माटे गए थे, उधर से जो उस वक्त वो संगठन से जुड़े थे वे लोग प्रचार करने गए। यहाँ तक कि उनको खाना ही नसीब नहीं था, फिर भी भूखे रहते हुए भी बाबा साहब अम्बेडकर चुन के लोकसभा में जाना चाहिए, ये एक विशिष्ट उद्देश्य के साथ वे लोग वो काम करते रहे। और आपको मालूम है कि 1955 में बाबा साहब यानी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी पीएन राजपूत, इन्होंने राजीनामा देकर यानी पीएन राजपूत को कांग्रेस के कुछ लोगों ने प्रलोभन दिया और राजपूत ने पार्टी छोड़ी। ऑल इंडिया का जनरल सेक्रेटरी पद खाली था और उस वक्त एक मुहिम चल रही थी कि वो पद कर्मवीर बाबू हरदास जावड़े को मिलना चाहिए और वही नियुक्त होंगे करके बैरिस्टर खोबरागड़े के सहित यहाँ के दशरथ पाटिल और अन्य जो भी नेता लोग सब लोग ट्रेन से गए। हर रेलवे स्टेशन पे आवड़े बाबू का स्वागत होता था कि अगला जनरल सेक्रेटरी या आवड़े बाबू होंगे। लेकिन दिल्ली में जाने के बाद में माई साहब ने बैरिस्टर को कहा कि बैरिस्टर राजा बाबू खोबरागड़े, आपको बाबा साहब जनरल सेक्रेटरी की पद की जवाबदारी सौंपने वाले हैं, आप नहीं बोलना। तब बैरिस्टर राजा बाबू ने कहा कि मेरे से सीनियर आवड़े बाबू है और उन्हीं को ये मिलना चाहिए। लेकिन वहाँ पर बैरिस्टर राजा बाबू खोबरागड़े सचेत हुए, उनका स्वागत हुआ और एक बस से आवड़े से लेकर जो भी उस वक्त के कार्यकर्ता थे वो पार्टी के लिए जी जान से भिड़े काम करते रहे। 14 अक्टूबर 1956 को यहाँ नागपुर शहर में बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने की बाबा साहब अम्बेडकर ने घोषणा की थी। उसके पहले 26 अलीपुर दिल्ली में 30 सितंबर 1956 को उस वक्त के शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के सभी कार्यकर्ताओं की जो कार्यकारिणी के ऑल इंडिया के नुमाइंदे थे सबको बुलाया और ये कहा कि देखिए 14 अक्टूबर के बाद अपन शेड्यूल कास्ट नहीं रहेंगे, अपन बौद्ध धर्म में प्रवेश कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ पर यहाँ की जो सत्ता है, जो यहाँ की सत्ता
पूंजीपति लोग के और जातिवादी के लोगों के हाथ में है। उस सत्ता को एक विरोध करने के लिए और यहाँ की लोकशाही मजबूत करने के लिए एक विरोधी पक्ष होना चाहिए। ये बात को लेकर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि अपन शेड्यूल कास्ट को बर्खास्त करते और रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना करते। ये बात होने के बाद ठहराव पास हुआ और मुंबई से प्रबुद्ध भारत ये जो पेपर निकलता था उस पेपर में इस बात की न्यूज प्रकाशित हुई। 14 अक्टूबर को यहाँ धम्म दीक्षा बाबा साहब लेने के बाद 16 अक्टूबर 1956 को राजा भाऊ खोब्रागड़े के कहने के मुताबिक उनका जो आग्रह था तो बाबा साहब अम्बेडकर को चंद्रपुर ले गए और वहां पर भी धम्म दीक्षा का कार्यक्रम लिया। बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े इन्होंने उस वक्त ये सब काम किए। 6 दिसंबर 1956 को परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण हुआ। पूरा समाज यानी शोक सागर के अंदर में डूब गया। उनको लगा कि अभी अपना क्या होगा। इसके बाद 30-31 दिसंबर 1956 को और 1 जनवरी 57 को अहमदनगर में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की कार्यकर्ताओं की सभा हुई। वो सभा बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े की अध्यक्षता में हुई। सब लोग वहाँ पहले दिन क्या करना, बाबा साहब अम्बेडकर को छोड़ के गए, अभी इस पार्टी को कौन चलाएगा। वो उस व्यक्तिमत्व का आदमी हमारे पार्टी में नहीं है, इसीलिए वो कमतरता थी। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए पहले दिन आजादी का कार्यक्रम हुआ और उसके बाद 31 तारीख को सभा चली और वहां पर बाबा साहब जाने के बाद ऐसा एक कोई भी आदमी सक्षम नहीं है कि वे इस पार्टी का नेतृत्व करे। इसीलिए सामूहिक नेतृत्व की बात आगे आई और वहाँ प्रेसिडियम तैयार हुआ। प्रेसिडियम का अध्यक्ष बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े को चुना गया और सेक्रेटरी पद ये वहाँ के अध्यक्ष जो थे उन अध्यक्षों को अधिकार दिया गया कि आप जिसको भी चाहे उनको सेक्रेटरी चुन सकते हो। बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े ने एडवोकेट हरिदास आवले जी को सेक्रेटरी चुना और वहाँ पे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो स्थापित संस्थाएं थी उस संस्था का आवले बाबू ने ऑडिट करना शुरू करवा दिया। एक प्रकार से वहाँ की जो प्रस्तावित नेतृत्व था उनको लगने लगा कि ये अगर इस प्रकार से काम चलते रहा तो अपना क्या, और फिर षड्यंत्र की बात चली और उन्होंने पश्चिम महाराष्ट्र के लोगों ने, बॉम्बे वालों ने ये तय कर लिया कि बैरिस्टर खोब्रागड़े और आवड़े की जो मजबूत जोड़ी है, ये जो काम करने वाले हैं और बाबा साहब अम्बेडकर के प्रति समर्पित है, ऐसे में कहीं तो भी डरी आना चाहिए और वो उस प्रकार से षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहे थे। 3 अक्टूबर 57 को रिपब्लिकन पार्टी की नागपुर शहर में पवित्र दीक्षा भूमि पर स्थापना हुई। एन राव बहादुर ये मद्रास के थे। जब बाबा साहब अम्बेडकर जीवित थे तब उन्होंने बाबा साहब की पार्टी छोड़कर इंडिपेंडेंट चुनाव लड़े थे और चुन गए थे। यहाँ चर्चा ऐसी थी कि रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष की धुरा बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े के कंधे पे आना चाहिए, ये जनमानस का कल था। लेकिन आज समय पे एन शिवराज जी का नाम आया और एन शिवराज जी इस रिपब्लिकन पार्टी के अध्यक्ष हुए। बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े सचिटिस हुए, आवले जी उपाध्यक्ष हुए और रिपब्लिकन पार्टी का कार्य शुरू रहा। रिपब्लिकन पार्टी की स्थापना हुई। उसी वक्त वहां प्रोसीडिंग के अंदर में एक ठराव पास हुआ, जो ठराव
ठराव क्रमांक 3 उसमें यह लिखा गया कि रिपब्लिकन पार्टी ये जो बॉडी बनी है एक एडॉक बॉडी है और इस रिपब्लिकन पार्टी में 1 साल के अंदर में मेंबरशिप करके यहाँ जमीन मतलब वार्ड से लेकर तो सेंट्रल तक चुनाव होना चाहिए और चुनाव प्रक्रिया से रिपब्लिकन पार्टी का आंदोलन आगे बढ़ना चाहिए, कार्यकारिणी गठित होनी चाहिए। लेकिन 1 साल होने के बाद में भी मेंबरशिप करने का नाम नहीं लिया और फिर इन लोगों ने जो लोकशाहीवादी थे, जिनमें तत्ववादी लोग थे, उन्होंने ये सवाल उठाया और रिपब्लिकन पार्टी में पहली 24 मई 1959 में दुरुस्त नादुरुस्त करके भी। और अब हम देखते हैं कि ये जो पहले एक विचारधारा में कि लोकशाही के मुताबिक आपने पार्टी को चलाना चाहिए और ये इसलिए कुछ लोग रिपब्लिकन पार्टी को दुरुस्त के नाम से आगे बढ़ाए, कुछ लोग नादुरुस्त के नाम से आगे बढ़े। 1963 में आवड़े बाबू ने रिपब्लिकन पार्टी में और वहाँ के कुछ यशवंतराव अम्बेडकर के ने जो प्रयत्न किया, 1963 में रिपब्लिकन पार्टी में एकता हुई, आवड़े बाबू रिपब्लिकन पार्टी में आए और कार्य करते रहे। 1963-64 के अंदर में भूमिहीनों का सत्याग्रह का कार्यक्रम शुरू हुआ और आप सबको मालूम है कि रिपब्लिकन पार्टी का भूमिहीनों का जो सत्याग्रह था, वो सत्याग्रह इतना बड़े पैमाने में था कि वहाँ के जो सत्याग्रही थे उन सत्याग्रहियों को रखने के लिए जेल कम पड़ रही थी। उन्होंने जिला परिषद स्कूल ऐसे ठिकान में इन सत्याग्रह को रखने की व्यवस्था की। दोस्तों, ये ऐसा प्रभाव बढ़ता गया और रिपब्लिकन पार्टी की प्रतिमा विरोधी पार्टी करके बनने लगी। 1967 के अंदर में उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब, यहाँ रिपब्लिकन पार्टी के चुनाव पर जो आमदार चुन के गए थे वे उत्तर प्रदेश में मंत्री बने, पंजाब में मंत्री बने और बिहार में मंत्री बने। और इस देश के अंदर में रिपब्लिकन पार्टी एक विरोधी पार्टी करके उभर रही थी। लेकिन अचानक दादा साहब गायकवाड़ ने दिल्ली में बैठक बुलाई और बैठक बुलाने के बाद उन्होंने कहा कि कांग्रेस ये महात्मा फुले का कार्य आगे बढ़ा रही है, देश में समता लाने वाली है, इसलिए कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी से समझौता होना चाहिए। ये जो प्रस्ताव है उस प्रस्ताव का विरोध हुआ, लेकिन दादा साहब के सामने, क्योंकि दादा साहब की प्रतिमा बाबा साहब गाने के बाद नेक्स्ट टू अम्बेडकर ऐसी थी और इसीलिए जो विरोध था वो कुछ लोगों ने किया और वो प्रस्ताव पास हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले मोहल्ले के अंदर में सफेद टोपी डालकर कोई भी कांग्रेस वाला जा नहीं सकता था, उसकी हिम्मत नहीं होती थी। 5 पावली के अंदर में बाल कृष्ण वासनिक ये सीधे रस्ते जा नहीं सकता 5 पावली के अंदर में, तो कहीं से भी ऐसा घूम घाम के वो जाते थे। वो दहशत अम्बेडकर वादियों की थी। वो दहशत जैसा ही कांग्रेस और रिपब्लिकन पार्टी का समझौता हुआ और समझौता होने के बाद अपन देखते कि कांग्रेस वाले अपने साथ में आए, कार्यक्रम साथ में करते रहे और हमारे ही कार्यकर्ताओं को उन्होंने अपने पार्टी में लेना शुरू करवा दिया, प्रलोभन दिए, किसी को सत्ता का दिया, किसी को कुछ दिया और अपने जो कार्यकर्ता थे वे कांग्रेस में जा रहे थे। इसको रोकने के लिए कोशिश की गई है। उसके पहले 1957 में जो चुनाव हुए, वो चुनाव में नागपुर से पंजाब राव चंबरकर और ए.बी. बर्धन ये दोनों आदमी चुन के गए थे। ए.बी. बर्धन बाबा साहब अम्बेडकर के संगठन से साथ में थे करके वो आमदार बने। उसके बाद
ए.बी. बर्तन कभी ही कोई सदन के मेंबर नहीं बने, तो यह काम रिपब्लिकन पार्टी के लोगों ने उस वक्त किया। उस वक्त शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के नाम से चुने गए थे। तो दोस्तों, बाबा साहब अम्बेडकर ने इस व्यवस्था के खिलाफ में एक बड़ा आंदोलन किया। व्यवस्था को लगने लगा कि इस रफ्तार से अगर हुआ तो हमारा क्या होगा, और उन व्यवस्था ने उस कुछ षड्यंत्र रचकर हमारे ही कार्यकर्ताओं को अपने जाल में बिछाकर हमारी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश की। ये जो सत्ता का जो प्रलोभन और जो लालसा पैदा हुई, उससे आज हम देखते हैं कि कुछ भी हो जाए हमको सत्ता मिलना चाहिए, हम सत्ता में होना चाहिए, हम कारपोरेटर होना चाहिए, आमदार होना चाहिए, कोई मंडल का अध्यक्ष होना चाहिए। आंदोलन बड़े बड़े लोग करते हैं, लेकिन केवल सत्ता के लिए बाबा साहब अम्बेडकर का रिपब्लिकन पार्टी के छोड़कर अपना अलग ग्रुप बनाते। उनका ग्रुप बनाने के पीछे का जो उद्देश्य है वो क्या है कि केवल मैं कहीं तो भी पद पे जाऊं, मुझे सत्ता मिले, और इस सत्ता के लालच से हमारे रिपब्लिकन पार्टी में अनेक ग्रुप में विभाजन हुआ है। जो बाबा साहब अम्बेडकर रिपब्लिकन पार्टी लिखते हुए कहा था कि जहाँ जहाँ भी शोषण है, जहाँ जहाँ भी असमानता है, विषमता है, उसके खिलाफ में, चाहे वो एक आदमी के खिलाफ में असमता का व्यवहार करे, या एक राज्य ने राज्य के खिलाफ करे, या एक देश ने दूसरे देश में करे, उसके खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी संघर्ष करेंगी। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था। लेकिन आप देखते हैं कि हमारी रिपब्लिकन पार्टी की विचारधारा को ही छोड़कर आज हर आदमी यही कहता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो केवल बाबा साहब अम्बेडकर की बात कर रहा हूँ। अब तुम सभी कर रहे, कोई ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं नहीं करके, क्योंकि आज बाबा साहब अम्बेडकर का आंदोलन सभी के लिए, और बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया हुआ नीली टोपी और नीला दुपट्टा ये सभी लोगों को दे रहे। कल तक कांग्रेस वाले देते हैं, अभी तो बीजेपी वाले ले रहे। बीजेपी वाले भी जोर शोर से बाबा साहब अम्बेडकर के जयंती का कार्यक्रम करते हैं। हमारे जो नौजवान लड़के हैं उनको पैसे देकर बड़े पैमाने पे बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती का कार्यक्रम करते हैं, और उधर संघ के जो लोग हैं वो लोग के खिलाफ में जो संघ वाले अपने ही लोगों में फूट गिरने की बात करते हैं। तो दोस्तों, ये बाबा साहब के आंदोलन के लिए और इस देश में लोकशाही के खिलाफ ये बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। आप सब लोग इस बात को सोचना चाहिए कि क्या हम विभक्त रहकर बाबा साहब ने जो इस देश में समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व और न्याय, इस मूल्य पे जिस व्यवस्था का उन्होंने जो ख्वाब देखा था, क्या हम विभक्त रहकर वो ख्वाब पूरा कर सकते हैं? इस बात पे सोचना चाहिए। और 1982 के अंदर में बैरिस्टर राजाभाई खोब्रागड़े ने पांडुना के अंदर में अधिवेशन लिया, और उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से बाबा साहब के विचारधारा के खिलाफ में यह षड्यंत्र रचा जा रहा है, आज हमें गरज है कि हमारे में कुछ मतभेद हो सकते हैं, उस मतभेद को हम उलझाएंगे, उसके कोई बात नहीं, बैठ के चर्चा करेंगे। क्योंकि जो भी हमारे भाई हमसे दूर गए हैं वे हमारे रिपब्लिकन पार्टी के मानने वाले हैं, बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले हैं। उनको बैठकर उनसे हम चर्चा करेंगे, और इसलिए उन्होंने बैरिस्टर साहब ने आह्वान किया था कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं रिपब्लिकन पार्टी के अंदर में एकता करूँगा, और इस देश में विरोधी पार्टी करके रिपब्लिकन पार्टी का स्वरूप बनाऊंगा। ये बात बैरिस्टर साहब ने 1982 में जाहिर की थी, आह्वान किया था। और आपको सबको मालूम है कि 9 अप्रैल 1984 को बैरिस्टर राजाभाई खोब्रागड़े का देहांत हुआ, और फिर जो नागपुर शहर के अंदर में बैरिस्टर साहब के नाम से जो पक्ष चलता था, और एक यहाँ का जो महापौर, यहाँ का स्थायी समिति का चेयरमैन, उपमहापौर,
एनए कारपोरेशन के अंदर के सभी पद रिपब्लिकन पार्टी के सिवा दूसरे आदमी ले नहीं थे। यहाँ के जनसंघ से लेकर कोई विरोधी पार्टी थी, वे हमारे साथ में आने के लिए बड़े उत्सुक के साथ में वो थे। तो ये जो हमारा दबाव था, वो दबाव हमारे विभक्तता के कारण कम होते गया और जिस बैरिस्टर राजा भाऊ खबरागड़े ने पूरे हयात के अंदर में कांग्रेस के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहिए और किया नहीं, उसी के अनुयायी कांग्रेस वाले के पीछे दौड़ रहे। आज बैरिस्टर की जयंती हो रही है, वो जयंती कौन कर रहे हैं? कौन से विचारधारा के लोग कर रहे हैं? क्या वे अम्बेडकरवादी है? आज उत्तर नागपुर के अंदर हम देखते हैं कि वहां जो बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े के नाम से पार्टी चलती थी, वो पार्टी के लोग आज रिपब्लिकन पार्टी के नाम से एक नकारात्मक व्यू रखते हैं, निगेटिव व्यू के से बात करते हैं। तो ये जो बात आई है, ये बात यहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है, यहाँ के जो कांग्रेस के लोग हैं, यहाँ के बीजेपी के लोग हैं, वे लोग जिस ढंग से हमारे में एक वैचारिक से लेकर फूट डालने की बात कर रहे हैं और अब अपना स्वार्थ के लिए वो काम कर रहे हैं। आज हमें इस बात से सोचना चाहिए कि जब हम बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े की जयंती का कार्यक्रम करते हैं तो हमें यहाँ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के विचारधारा पे, जो बाबा साहब के अंतिम समय में जो पक्ष की उन्होंने रचना की, वे रिपब्लिकन पार्टी मजबूत करना चाहिए या नहीं? क्योंकि आज की अवस्था में रिपब्लिकन पार्टी से अलावा बहुत से संगठन काम कर रहे हैं। हर संगठन यही दावा करते हैं कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के विचारधारा पे काम कर रहे हैं। तो आज इस बात को सोचना है कि सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस विचारधारा से और यहाँ की जात व्यवस्था के खिलाफ में, यहाँ की ब्राह्मण व्यवस्था के खिलाफ में, यहाँ के हिंदू व्यवस्था के खिलाफ में जो बात रखी थी, जो तात्विक भूमिका रखी थी, उस भूमिका को हम हमारे संगठन की ओर से कितना आगे बढ़ा रहे हैं। इस विषम व्यवस्था के खिलाफ में हम कितना आंदोलन कर रहे हैं। हम समता का जो आंदोलन है, वो समता का आंदोलन कितना आगे बढ़ा रहे हैं, इस बात पे विचार करने की गरज है। और इस दिशा से अगर हम लोग कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं, आज हमारे यहाँ का हर संगठन विभाजित है। एक ऐसा कोई संगठन नहीं है कि जो संगठन एक मजबूत हो। यहाँ का धार्मिक हो, राजनीतिक हो या सांस्कृतिक हो, जो भी संगठन है वो संगठन विभाजन की धारा पे है, विभाजन की बात करते हैं, अलग अलग अपना नेतृत्व करते हैं। और ये कर सही मायने में इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन को पीछे ले जाने की बात चल रही है। हम बाबा साहब को और बैरिस्टर साहब और जिन लोगों ने अपना घर-द्वार छोड़कर बाबा साहब की मूवमेंट को आगे बढ़ाने की बात कही, बहुत से लोग थे, अनपढ़ थे, किसी प्रकार को उनको ये बात समझनी थी, लेकिन उनको एक ही बात मालूम थी कि बाबा साहब अम्बेडकर जो आदेश देंगे उस आदेश का हम पालन करेंगे। और अपने घर-द्वार को छोड़कर वो बाबा साहब के आंदोलन में मर मिटने के लिए तैयार थी। आज भी बाबा साहब के नाम से लोग मर मिटने को तैयार है, लेकिन इसको सही दिशा कौन देगा? सही मायने में बाबा साहब अम्बेडकर आंदोलन कौन आगे बढ़ाएगा? कौन सी विचारधारा आगे बढ़ेंगी? इस बात पे अपन सोचना चाहिए। तभी मुझे लगता है कि बैरिस्टर राजा भाऊ खोबरागड़े को हम लोग उनकी जयंती का कार्यक्रम करने का मकसद पूरा हो सकता है। इस सब बात को लेते हुए मैं यहाँ मुझे जो बुलाया है हमारे साहब ने, उसका आभार व्यक्त करते हुए मैं यहाँ अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।
थँक्यू अविनाश सर. थँक्यू विनायक जामगडे सर. यानंतर मी शुभम डहाट सरांना स्टेजवर आमंत्रित करते बोलण्यासाठी. हेलो. विश्व क्रांति के उद्घाटन तथागत गौतम बुद्ध. संगठन की ताकत यह केवल सभासदों की संख्या पर नहीं तो उनके निर्भर नहीं होती है, तो सभासदों की ईमानदारी, संगठन के प्रति निष्ठा, श्रद्धा और सभ्य वर्तन पर संगठन की ताकत निर्भर होती है, ऐसे हमें बताने वाले विश्व रत्न परम पूजनीय डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उसी प्रकार बाबा साहब के सपनों को साकार करने की मेहनत त्याग करने वाले वो बाबा साहब के वैचारिक पुत्र बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े साहब, इन सभी को त्रिवाण वंदन करते हुए आज 25 सितंबर 2025 को हम बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े इनके जन शताब्दी वर्ष को, उनके त्यागमयी जीवन को और उनके जीवित कार्य को ध्यान में रखते हुए उन्हें अभिवादन करने का यह कार्यक्रम हम यहाँ आयोजित किया हुआ है। आप सभी इस कार्यक्रम के लिए अनेक भागों से, अपने अनेक संगठन से आने वाले आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले, उसी प्रकार आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एडवोकेट रवि सागर डंभारे सर, विचार मंच पर उपस्थित विचारवंत प्रदीप गायकवाड़ सर, उसी प्रकार आदरणीय विनायक जामगड़े सर, इनको जय भीम। आज हमारा जो विषय है कि बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े इनके जीवित कार्य, उसी प्रकार रिपब्लिकन संकल्पना और संगठन को प्रस्तापित करना, यह हमारा परम आद्य कर्तव्य है। समता, स्वातंत्र्य, बंधुता और न्याय मानव समाज में सुनिश्चित करना व देश दुनिया को सही लोकतंत्र का पाठ पढ़ाना डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा संकल्पित रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का यह उद्देश्य था। यही कार्य आज हम 25 सितंबर 2025 को बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े इनके शताब्दी वर्ष को साल में बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े जी को अभिवादन कर इंडियन अलायंस मूवमेंट के माध्यम से हमने आज यह प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया हुआ है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बाद बाबा साहब जी के सपनों को साकार करने का और मेहनत और त्याग वो ईमानदारी, हमें अगर इतिहास में हम देखते हैं तो वह बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े इनमें हमें दिखाई देता है। उन्हें बाबा साहब अम्बेडकर जी का वैचारिक पुत्र भी कहा गया है। इसीलिए रिपब्लिकनवादी जनता, रिपब्लिकनवादी समूह के लिए बैरिस्टर राजा भाऊ खोब्रागड़े यह हमेशा आने वाली पीढ़ी के लिए
आने वाली नस्लों के लिए वह हमारे प्रेरणादायक रहेंगे। उसी प्रकार बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे इनके जीवित कार्य पर उपस्थित आदरणीय विनायक जामगड़े सर, उसी प्रकार प्रदीप गायकवाड़ सर यह आज प्रकाश डालने वाले हैं। उसी प्रकार हमें एक अभ्यास पूर्व ऐसे हमारे आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष एडवोकेट रवि सागर डंभारे सर यह अपने को मार्गदर्शन करने वाले हैं। मैं थोड़ा कम टाइम लूँगा क्योंकि इन्हें हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुनना है, इसलिए मैं इंडियन अलायंस मूवमेंट इस दायरे में रिपब्लिकन आंदोलन के बारे में क्या सोचती है इसके बारे में थोड़ा जानकारी देना चाहूँगा। मैं अभी कुछ एक महीने पहले अमरावती शहर में हमारा एक धम्म संस्कार शिविर था। उस धम्म संस्कार शिविर के कार्यक्रम में मैं गया, वहाँ आज के कार्यक्रम के मैंने पत्रक भी दिए। फिर एक उस पत्रक देने के बाद एक सवाल निर्माण हुआ। वहाँ पे एक जन ने मुझे सवाल भी पूछा कि आप तो इंडियन अलायंस मूवमेंट वाले हो और राजाभाऊ खोब्रागडे इनकी जयंती प्रोग्राम आप क्यों आयोजित कर रहे हो? तो उन्हें मैंने जवाब दिया कि राजाभाऊ खोब्रागडे यह हमारे समाज के लिए हमारे हीरो है, क्योंकि हम आज देखते हैं जहाँ जहाँ हमारे धम्म संस्कार शिविर आयोजित होते हैं, धार्मिक प्रोग्राम जहाँ जहाँ आयोजित होते हैं, तो जिनका अंबेडकर आंदोलन में, जिनका इस धम्म मूवमेंट में योगदान नहीं, ऐसे लोगों की हमें फोटो दिखाई देती है। पर जिस व्यक्ति का हम इस आंदोलन में, इस रिपब्लिकन आंदोलन में जिसकी योगदान है, ऐसे लोगों के हमें उन विहारों में फोटो तक की दिखाई नहीं देती है। पर हम बोलते हैं कि बाबा साहब और बुद्ध के अलावा विहार में यह बाकी लोगों का ना रहा, क्योंकि वह जो धम्म मूवमेंट के लिए जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा योगदान है वो बुद्ध और बाबा साहब। इसलिए तो मैंने उत्तर दिया था कि हमारे समाज के लिए बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे यह हीरो है और उन लोगों को बाबा साहब के जो आरपीआई है उसे जीवित रखने के लिए जो कार्य किया और जो आज हमें रिपब्लिकन आंदोलन जो जीवित दिखता है वह यह आरपीआई के लोगों ने जो बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे के साथ रहे और जो आरपीआई के कुछ कार्यकर्ताओं के कारण आज हमें यह आरपीआई आंदोलन हमें आज जीवित दिखता है। कुछ लोग बोलते हैं कि अनेक विभागों में है, पर वो एक ना एक दिन एक हो जाएंगे, क्योंकि वो बाबा साहब की विचारधारा के हैं, वो अलग विचारधारा के नहीं है। हम उन्हें एक करने का प्रयत्न कर रहे हैं, एक हो जाएंगे, क्योंकि वो बाबा साहब के माधु संगठन के हैं, बाबा साहब के हैं, बाबा साहब के बच्चे हैं, बाबा साहब उनकी मातृ यानी माँ, एक ही माँ के हम सब बच्चे हैं, तो हम एक दिन एक हो जाएंगे। हम बाबा साहब को चाहने वाले, बाबा साहब को मानने वाले, तो बैरिस्टर साहब जिन जिन क्षेत्रों में कार्य किया उन क्षेत्रों में यह पूरा जो जन शताब्दी वर्ष था, इन जन शताब्दी वर्ष में बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे जी को उन जिन जिन क्षेत्रों में उन्होंने कार्य किया उन क्षेत्रों में उन्हें याद किया गया। जैसे सामाजिक क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, राजकीय क्षेत्र हो, आर्थिक क्षेत्र हो, ऐसे जिन जिन क्षेत्रों में राजाभाऊ खोब्रागडे जी ने कार्य किया उन्हें इस साल भर अपने रिपब्लिकन लोगों ने उन्हें याद किया। और इंडियन अलायंस मूवमेंट भी आज समाज में जिन बातों की जरूरत है वह बात रिपब्लिकन संकल्पना, संगठन और संगठना को प्रस्तावित करने के लिए कार्य कर रही है।
हमें अगर कार्य करना है तो बाबा साहब ने बताए हुए तरीके से हम अगर कार्य करते हैं तो हम यह जो विषय है रिपब्लिकन संकल्पना संगठन संगठना को हम स्टैब्लिश कर सकते हैं। उसीलिए बाबा साहब ने उनके साहित्यों में, उनके भाषण में बाबा साहब ने जो जो संगठन दिए हैं उन संगठन में हमें यह सब सॉल्यूशन उपाय दिए हुए हैं, जिसमें हमें दिखाई देता है कि बाबा साहब स्कूल बताते हैं, कॉलेज बताते हैं, हॉस्टल बताते हैं, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, फैक्ट्री। बाबा साहब ने कार्यकर्ताओं के लिए व्यवस्था की भी बात की। और यह बाबा साहब आगे बुद्धिस्ट सेमिनरी की भी बात बताते हैं, स्कूल ऑफ इंट्रेंस पॉलिटिक्स की भी बात बाबा साहब ने कही है। यह सभी हमें बाबा साहब के साहित्य में मिलता है। तो उसी के अनुसार हम अगर बाबा साहब ने बताए हुए अनुसार अगर हम काम करते हैं तो यह दिन दूर नहीं जो बाबा साहब को अपेक्षित था वो दिन जल्दी आ जाए। बाबा साहब कहते हैं की नुसत्या जागृतीचा काही उपयोग नाही, त्यासाठी तुम्हाला विधायक कार्याची सुद्धा जोड द्यावी लागेल। तो हम अगर प्रचार प्रचारित करते रहेंगे और विधायक कार्य अगर समाज में नहीं करेंगे तो वो दिन भी दूर नहीं कि हम सक्सेस ना हो पाएंगे। इसलिए हमें विधायक कार्य के साथ हमें प्रचार भी करना है और विधायक कार्य भी कहता है। तो आम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी यह एक रजिस्ट्रेशन संगठन है और हमने रजिस्टर करते वक्त ही रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, समता सैनिक दल की यह विंग रहेंगी, ऐसे हमने पहले ही घोषित कर चुके हैं। और यही प्रचार करने का कार्य भी हम अनेक भागों में कर रहे हैं। हम शाखा कितनी भी खोल सकते हैं। शाखा खोलने से जो सुविधा होती है कि हम प्रचार उस संगठन का ज्यादा से ज्यादा तरीके से हम करते हैं और मातृ संगठन को पुनः स्थापित करना यह इंडियन अलायंस मूवमेंट का जो कर्तव्य है वो कर्तव्य कार्य है। इसलिए हम मातृ संगठनों का प्रचार कर रहे हैं और उन्हें पुनः प्रस्तापित करने के लिए हम इंडियन अलायंस मूवमेंट के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। और उसके साथ हम जो देखते हैं कि लोग बोलते हैं कि समाज में अनेक संगठन हुए हैं, अनेक टुकड़े हुए हैं, तो उनके साथ भी हम इंडियन अलायंस मूवमेंट यानी उसके बीच में ही रखा है कि भारतीय गठबंधन आंदोलन, तो उसके साथ हम बैठकर आंदोलन में गठबंधन यानी उनके साथ अलायंस करने का कार्य भी हम इंडियन अलायंस मूवमेंट के माध्यम से कर रहे हैं। उसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर इन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को हमें इसी नागपुर के दीक्षा भूमि पर, इसी नागपुर के नाग नगरी में हमें दीक्षा दी। तो वही दीक्षा का भी हम आयोजन, दीक्षा का प्रोग्राम, दीक्षा देने का प्रोग्राम भी हम आम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी के माध्यम से संपूर्ण भारत भर में हम दीक्षा देने का कार्य भी हम कर रहे हैं। उसी प्रकार हम धम्म संस्कार शिविर, जो धम्म संस्कार शिविर यानी जिसमें बाबा साहब ने हमें धर्मांतर धम्म दीक्षा तो दी है, पर उसके बावजूद हमारे समाज में जो भी गड़बड़ी हो रही है तो उसे जागृति के माध्यम से हम धम्म संस्कार शिविर के माध्यम से अनेक गांवों में, खेड़ों में, जिलों में, तहसीलों में हम इस माध्यम से कार्य कर रहे हैं। धम्म संस्कार शिविर का भी हम इस तरह से आयोजन करके लोगों को जागृति करने का कार्य कर रहे हैं। अनेक विषयों में हम जिस प्रकार आज का जो विषय है, इसी तरह साल भर हमारे हर 2 महीने के बाद एक कोई विषय पे हमारे आयोजन होते हैं। उन आयोजनों के माध्यम से भी हम
जिस तरह 7 नवंबर, 10 दिसंबर, 31 जनवरी, 8 मार्च, ऐसे अनेक जो बाबा साहब के बाद हमें अगर लोगों को ज्वाइंट्स करना है, हम बताते हैं कि हमारे बिहारों में यंगस्टर नहीं आते। अगर हमें यंगस्टर को मूवमेंट में लाना है तो उनके तरीके से उन्हें प्रोग्राम में हमें देने आना चाहिए। तो वह प्रोग्राम देने का कार्य भी इंडियन अलायंस मूवमेंट के माध्यम से हम कर रहे हैं। उसी प्रकार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, यह 18 मार्च 1956 आगरा रामलीला मैदान में कहते हैं कि मेरे सामाजिक कार्य, राजकीय कार्य में आने के पहले मेरे 3 उद्देश्य थे, जिसमें से पहला उद्देश्य कि इन मेरे समाज के लोगों के घर में ज्ञान प्रवाह ले जाना, जिसमें मैं सफल हुआ। दूसरा उद्देश्य बोलते हैं कि एजुकेशन के बाद नौकरियां, उसमें भी बाबा साहब कहते हैं अंशतः मैं सफल हुआ, जो बचा हुआ कार्य वो हमारे लोग पूरा कर लेंगे। उसके बाद बाबा साहब बताते हैं कि मेरा जो तीसरा उद्देश्य था कि मैं अपने ग्रामीण समाज की जनता की लोगों के तरफ ध्यान नहीं दे पाया। अगर मेरी जीवन रहा तो मैं मेरे ग्रामीण जनता की सेवा करूंगा। वही कार्य को हम देखते हुए हम संपूर्ण तालुका, जैसे उमरेड हो, चिमूर हो, भिवापुर हो, इधर अमरावती हो, नागपुर के हिंगना हो, अनेक तहसीलों में हम इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को ट्रेनिंग देकर हम कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं, बाबा साहब के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। पर सबसे पहले तो हमने नागपुर ही चुना है। हमारा मानना है कि अगर नागपुर में मूवमेंट खत्म तो पूरे भारत में मूवमेंट खत्म, पूरे दुनिया में मूवमेंट खत्म, क्योंकि नागपुर में ही, हमारे नागपुर में ही सबसे ज्यादा विद्वान लोग हैं, सबसे ज्यादा साहित्यिक हैं, सबसे ज्यादा वक्ता है, सबसे ज्यादा एजुकेशन वाले हैं। इसीलिए नागपुर में अगर हमारी मूवमेंट सक्सेस होती है, नागपुर में अगर हम मूवमेंट को आगे बढ़ाते हैं, नागपुर में ही जो आंदोलन का जो है वो नागपुर में ही हमें दिखाई देता है। इसीलिए हम नागपुर में अभी 2025 तक है, उसके बाद में हम जो बोले थे कि 25 तक ही नागपुर में रहने वाले हैं, फिर भी हम नागपुर के बाहर चली गए। हम अभी ओडिशा, छत्तीसगढ़, वहां तक हमारे कैडर कैंप्स, धम्म संस्कार शिविर यहाँ पहुंच चुके हैं। इसके बाद हम और बाकी के स्टेट को कवर करने का देख रहे हैं, कर रहे हैं। और हम जो देख रहे हैं कि 2025 के पहले अभी तक यहाँ पे जो कैडर कैंप चलते थे वो रिपब्लिकन पार्टी यानी आरपीआई के कैडर कैंप थोड़े कम हो चुके थे, हम दिखाई दे रहे थे। पर इंडियन अलायंस मूवमेंट के माध्यम से हमने रिपब्लिकन पार्टी यानी आरपीआई के कैडर कैंप भी शुरू कर दिए हैं। और वह कैडर कैंप 1 दिवसीय होते हैं। जो कैडर कैंप से जो हमें मिलते हैं उन्हें ही हमारे पास 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। वह ट्रेनिंग के लिए आपको 1 दिन का कैडर कैंप करना पड़ता है। वो कैडर कैंप के बाद हम 5 दिवसीय ट्रेनिंग लेते हैं। तो इस साल की 5 दिन की ट्रेनिंग हम शांतिवन चिचोली, यहाँ पे यह 5 दिवस की ट्रेनिंग इस साल की हम आयोजित कर रहे हैं। और और यह निःशुल्क रहने वाली है 5 दिन की ट्रेनिंग। जिन लोगों को इस ट्रेनिंग के लिए अपना नाम नोट करना है, वो बाहर में एक रजिस्टर रखा हुआ है, उसमें आप अपना नाम रजिस्टर कर दीजिए। वो निःशुल्क रहेगा। वहां पे सभी हम 5 दिन की ट्रेनिंग जो लेते हैं और विदाउट ट्रेनिंग से हम कार्यकर्ता ज्वाइन नहीं करते, क्योंकि हमें दिखाई देता है कि हमारे समाज में इर्द गिर्द अनेक हमारे विरोधी संगठन
और हमारे साथ वाले भी संगठन हमारे साथ कार्य कर रहे हैं, पर वो देखते हैं कि एक संगठन आता है, तुरंत एक दो चार ऐसे पोस्ट बांट देते हैं, अध्यक्ष उपाध्यक्ष सेक्रेटरी एक टीम बना देते हैं, और फिर हम देखते हैं कि वो कार्य तो करते हैं पर उसका रिजल्ट कुछ नहीं दिखाई देता है कुछ दिन। पर अगर वो कार्यकर्ता अगर ट्रेनिंग लेता है वो, तो ट्रेनिंग से वो ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होता है, ज्यादा से ज्यादा बाबा साहब के मूवमेंट के बारे में उसको मालूमात होता है, ज्यादा से ज्यादा वो अभ्यास पूर्ण होता है, वो खुद अभ्यास करता है, नहीं अभ्यास किया तो वह साथ के लोगों के साथ संगठित रहकर वो जो अभ्यास करते हैं वो उन्हें बताते हैं कि इस तरह से हमें बाबा साहब के ओरिजिनल काम यह है, वो उसे पता चलता है। तो वो अलग ट्रैक में न जाते हुए बाबा साहब के दायरे से, जो बाबा साहब के नजरिया से हमें जो जाना है वो कार्यकर्ता को दिखता है। और हमारे इंडियन अलायंस मूवमेंट और अम्बेडकर बुद्धिस्ट सोसाइटी की ओर से हम यह जागृति का जो कार्य करते हैं, उसी प्रकार हम ट्रेनिंग भी लेते हैं, उसी प्रकार हमारे तरफ ग्रुप स्टडी चलती है। जो ग्रुप स्टडी हर गुरुवार को हमारी जो 4 बजे से शुरुआत होती है और 4 बजे से रात के 9 बजे तक यह ग्रुप स्टडी चलती है कि हम जो बाबा साहब के साहित्य को पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद एक व्यक्ति अपने विचार से उसका बाबा साहब के मूवमेंट का अर्थ लगाता है, उस भाषण का अर्थ लगाता है। पर ग्रुप स्टडी से यह होता है कि अगर उसे हम अपने तरीके से पढ़ने के बाद जो 4 लोग फिर से पढ़ के आते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग, तो वो अपने तरीके से फिर और बताते हैं, तो उसमें से जो बाबा साहब को क्या बताना है वो हमें ज्यादा से ज्यादा ग्रुप स्टडी के माध्यम से हमें पता चलता है। इसलिए हम इंडियन अलायंस मूवमेंट के माध्यम से त्रिमूर्ति नगर प्लॉट नंबर 2 मीरा कॉम्प्लेक्स, यहाँ हमारा कार्यालय है, वहाँ पे हम इस का साहित्य का भी बाबा साहब के साहित्य का वाचन करते हैं। उसी प्रकार बाहर एक बैनर लगा हुआ होगा, वो आप पढ़ लीजिए। उसी प्रकार पढ़ना है, वहाँ पे था कि हमारी 12वीं महिला बैंक, 12वीं महिला अपर क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी की स्थापना हो चुकी है और 2 महीने में उसका हमें जो ओपनिंग का है वो 2 महीने में हमें दिखाई देगा। उसके हमें अभी ज्यादा से ज्यादा सदस्य बनाना है। और हमारी जो पहला मोमेंट था कि बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं कि हमें समाज में स्कूल होना चाहिए, कॉलेज, हॉस्टल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री, बैंक की, इस बैंकिंग क्षेत्र में इंडियन अलायंस मूवमेंट ने एक बड़ा कार्य अभी कर चुकी है और आगे बाकी कार्य के लिए भी इंडियन अलायंस मूवमेंट कार्य कर रही है। उसी प्रकार हम सभी हमारे समाज में, हम तो हमारे सर बोलते हैं कि अभी ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह बताने का नहीं, तो पहले करके दिखाने का, फिर बताने का। तो इसीलिए हमारे समाज में अभी 1-2 महीने पहले फिर से एक बैंक आई है, जो बैंक के शेयर लेने के लिए हमें फोन आते हैं। तो हम भले बताए कि हमारी बैंक तो अभी 2 महीने में फिर से आ जाएगी, फिर इधर भी शेयर उधर भी शेयर, फिर कैसा करने का। हमारे सर बताते हैं, हमारे सर एडवोकेट रवि सर डंभारे सर जी को फोन आया कि आप भी शेयर ले लीजिए। सर बोले हमारी बैंक तो अभी 2 महीने में फिर से आने वाली है, तो फिर इधर भी उधर भी कैसा करने का। तो वह बताते हैं। फिर उन्हें एक सवाल पूछा सर ने कि क्या आपके बैंक है तो आपके पास ट्रेनिंग है क्या? नहीं, वो बोले नहीं, आमच्या पाशी बैंक है, ट्रेनिंग माहित नाही। तो विदाउट ट्रेनिंग से कार्य करोगे और जो बाबा साहब ने विधायक कार्य बताया वो भी करोगे, तो विदाउट ट्रेनिंग से कैसा होगा। तो यह विधायक कार्य करने के लिए भी हर व्यक्ति को ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है और बाबा साहब ने इस ट्रेनिंग को लाइफ ब्लड, उसका अर्थ जीवित रक्त कहा हुआ है। आज हमारे सामने एक मृत व्यक्ति रखी है, एक जीवित व्यक्ति रखी है, उसमें से आप सोचिए कि जीवित रक्त किसका है और लाइफ ब्लड किसे कहना चाहिए। इसलिए बाबा साहब ने हमें
जीवित रक्त यानी लाइफ ब्लड ट्रेनिंग को बताया हुआ है और हम विदाउट ट्रेनिंग से कार्य कर रहे हैं। बाबा साहब ने जितने भी संगठन दिए, हर संगठन में एक ट्रेनिंग बोली है। जो सप्ताह सैनिक दल की हो उसमें भी ट्रेनिंग है, भारतीय बौद्ध महासभा हो उसकी भी ट्रेनिंग है। बाबा साहब ने जिस संगठन बोले उसमें ट्रेनिंग हमें बताए हुए है। तो 5 दिन के ट्रेनिंग के लिए आप अपना नाम दीजिए और जिन लोगों को इस 5 दिन की ट्रेनिंग में आना है वह हमारे कॉन्टैक्ट नंबर जो है हमारे पदाधिकारी है, जो भी आपके पहचान में है उनसे आप अपना नंबर देकर आप नोट कर सकते हैं। उसी प्रकार इस 25 के बाद हमारे जो इस साल के लास्ट में हमारे जो मूवमेंट्स है वो आगे बढ़ सकेंगे, जिसमें